Hi everyone, hello guys. I Gaurav Yadav from Mecca, which means Must Engage with Knowledge Academy. और फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके जो कि के ऊपर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्या है? थर्ड यूनिट है। 10th क्लास के बच्चों को अच्छे से पता होगा जो कि सीबीएसई बोर्ड से हैं। बहुत बार इसने डिस्टर्ब किया होगा इस यूनिट ने। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? रियल नंबर्स। देन हमारी नेक्स्ट वीडियो थी रियल नंबर की एक्सरसाइज। देन उससे अगली वीडियो में हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स और उसकी एक्सरसाइज भी थी उसी में। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ ही वीडियो के अंदर ही करवा दूंगा, ताकि मैं बार बार एक्सरसाइज अलग से ना करनी पड़े, राइट। एक प्रैक्टिस के लिए आप एक्सरसाइज लेकिन सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छी प्रैक्टिस होगी और आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा अलग हूँ, थोड़ा सा धज के बैठा हूँ, पीछे का बैकग्राउंड चेंज है, वॉलपेपर की जगह आज वॉल आ गई है। असल में वो इसलिए है क्योंकि ऐसी बात है, हमने जगह चेंज की है, थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। आगे मूव करते हैं। है क्लास 10th मैथमेटिक्स, यूनिट थर्ड। ध्यान रहे यूनिट थर्ड है। 10th क्लास की सीबीएसई पैटर्न से हम पढ़ाते हैं, हमेशा एनसीईआरटी हम फॉलो करते हैं। बस एनसीईआरटी मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है अगर आपको एक प्रैक्टिस, एक अच्छी नॉलेज चाहिए तो। बाकी जो बुक्स होती हैं, रेफरेंसेस होती हैं, वो आपको एक हिसाब से मैं कहूंगा कि बार बार प्रैक्टिस करके रटाने का काम होती है। लेकिन अगर आपको मिनिमम उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करनी है तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो हम हर हमेशा एक अलग वे ऑफ थिंक से सॉल्व करते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। बाकी ये नहीं कहूंगा कि बाकी जो रेफरेंसेस हैं वो बेकार हैं, वो भी एक बहुत अच्छी हैं। आप उनसे भी रेफर कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज ज्यादा चाहिए, डीपर चाहिए, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए एनसीईआरटी बहुत बेस्ट होगी। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? हर वीडियो की तरह हम एक ऑब्जेक्टिव हमेशा देखते हैं हर एक वीडियो में। हम पढ़ते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा क्या, उसकी पूरी इंट्रोडक्शन करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये टॉपिक थोड़ा समझने वाला होगा कि स्लोप इंटरसेप्ट क्या होता है। मतलब हर एक इक्वेशन की फॉर्म होती है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, पॉलिनोमियल की हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, पैराबोला हो, सारी फॉर्म्स में एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जरूर होती है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो भी हमारे दो दो पेयर बनेंगे, दो लाइंस के जो पेयर आएंगे, जो भी लीनियर इक्वेशन में दो पेयर होंगे, जिन्होंने पढ़ी उनको अच्छे से पता होगा, नहीं पढ़ी उनको मैं समझा दूंगा। दो लाइन के जो पेयर होंगे उसके जो सॉल्यूशंस हम निकालेंगे ग्राफिकल मेथड के थ्रू, वो कैसे निकालेंगे ऑब्जेक्टिव में ये देखेंगे। और उसके बाद आता है एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एल्जेब्रिक मेथड क्या क्या होते हैं? बेसिकली दो होते हैं, वो हम इसमें वीडियो में देखेंगे लास्ट में। लास्ट में एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी समरी की हमने पूरी वीडियो में क्या क्या किया, राइट। हमारा इंट्रोडक्शन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इंट्रोडक्शन: linear equation in two variable is a mathematical equation that represents a straight line when graphed on a Cartesian coordinate system. It can be written in the general form as, सबसे पहले जो भी ये पूरा मैंने पैरा आपको पढ़ के सुनाया, इसमें मेन मेन पॉइंट्स क्या है याद करने के लिए? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है हमें पता होना चाहिए अगर हम ग्राफ के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो हमेशा। ठीक है, और एक जनरल इक्वेशन, किसी भी लाइन की, किसी भी इक्वेशन की, किसी भी चीज की हमेशा एक जनरल फॉर्म जरूर होती है, जिससे कई सारी चीजें डिवाइड होती है। जैसे पॉलिनोमियल में था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वैसे ही यहाँ पे भी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जनरल फॉर्म है, राइट। थोड़ा डिफरेंस है पॉलिनोमियल से क्योंकि उसमें एक्स 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 था, इसमें एक्स एंड वाई है। केवल एक ही वेरिएबल था, इसमें टू वेरिएबल्स हैं, इसीलिए हमने कहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, जो कैपिटल लेटर्स में आप देख रहे हैं ए बी सी, क्या है? कांस्टेंट टर्म्स हैं, कॉफिशिएंट्स हैं। ए और बी जो है मेनली कॉफिशिएंट है वेरिएबल के, एक्स और वाई के। ध्यान रहे जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं उसमें दो टर्म हमेशा होती है, एक कॉफिशिएंट और एक वेरिएबल। कभी कभार एक कांस्टेंट टर्म होती है जो कि इक्वल टू में होती है, नहीं तो उसी में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। बट ध्यान रहे हमेशा किसी भी इक्वेशन के अंदर दो टर्म्स आपको हमेशा मिलेंगी, वेरिएबल और कॉफिशिएंट की। जिस भी टर्म में, इक्वेशन की किसी भी टर्म में अगर आपको केवल वेरिएबल है तो उसका कॉफिशिएंट वन होगा, और अगर आपको केवल कांस्टेंट गिवन है तो जो आपका वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू वन होगी, लेकिन दोनों टर्म हमेशा वहां प्रेजेंट होती हैं, राइट। अब हमारे पूरे यूनिट का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन। मतलब लीनियर मतलब लाइन, इक्वेशन मतलब जो हम मतलब इक्वेशंस बनाते हैं वेरिएबल और कोफिशिएंट के टर्म्स को कंबाइन करके इन टू वेरिएबल्स। तब लाइन की इक्वेशन किसके फॉर्म में? दो वेरिएबल्स के साथ, जो कि क्या बनाए? एक लाइन बनाए। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल मौजूद है और क्या बनाती हो? एक
लाइन, उसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें यहाँ क्या पढ़ना है, पेयर, मतलब दो दो लाइन के पेयर के बारे में, तो कैसे बनेगी। ठीक, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हमारा अगला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि मैंने ऑब्जेक्टिव में कहा था, ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा देखने वाला है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये हर एक इक्वेशन की होती है। क्वाड्रेटिक की अलग होती है, क्यूबिक की अलग होती है, पैराबोला की अलग होती है, हाइपरबोला की अलग होती है, और सर्कल की अलग होती है, और लीनियर इक्वेशंस की अलग होती है। बेसिकली लीनियर इक्वेशन की जनरल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। आपको 12th क्लास में इसके बारे में शायद और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाए, बट अभी आप इसको यहाँ पे बेसिक नॉलेज पे रखो। इसमें y क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी x की वैल्यू के ऊपर, जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एम एक्स प्लस सी में एक वैल्यू, एक टर्म है x, और इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है y। y हमारी डिपेंडेंट वैल्यू, जिसकी पूरी वैल्यू डिपेंड करती है इस साइड की इक्वेशन पे, एम एक्स प्लस सी। तो x हमारा इंडिपेंडेंट वैल्यू है, क्योंकि उसकी वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू पे इफेक्ट डालेगी, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू पे फिर से इफेक्ट डाल देगी, अगर x की वैल्यू 3 होती है तो y की वैल्यू पे फिर से इफेक्ट करेगी। ये एक कांस्टेंट टर्म है, जो कि हमें क्या बताती है कि वाई एक्सिस के ऊपर हमारी जो लाइन है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से स्टार्ट होगी, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्राफ में सारी लाइंस हमेशा जीरो से ही स्टार्ट हों या ऑरिजिन से स्टार्ट हों, वो कहीं और से भी स्टार्ट हो सकती है। एम जो है वो हमारा बेसिकली बताता है स्लोप, कि हमारी लाइन कितनी डीप है, हमारी लाइन एक्स की तरफ ज्यादा बेंड है या फिर वाई की तरफ ज्यादा बेंड है, राइट। तो एक बार इसको वैसे देखते हैं। प्लेन, और कार्टेशियन प्लेन क्या है, ये रहा। के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वाई एक्सिस ये वाला होता है, स्ट्रेट लाइन, जो कि मतलब वर्टिकल होती है वो वाई एक्सिस है, हॉरिजेंटल हमारा एक्स एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट अपर राइट, सेकंड क्वाड्रेंट अपर लेफ्ट, थर्ड क्वाड्रेंट लोअर लेफ्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट लोअर राइट, लोअर राइट, राइट। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। देन ये आया हमारा, जो कि अब हम करेंगे, वाई एक्सिस आपको रेड वाली लाइन दिख रही है, एक्स एक्सिस हमारी कौन सी है, व्हाइट वाली लाइन है। अब हम आपको इसमें दिखाते हैं लाइन बनती कैसे है। सपोज मैं कोई एक लाइन चूज कर ली, करके दिखा देता हूँ। मैंने एक ब्लू कलर से लाइन बनाई है, राइट। इस लाइन की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये डिपेंड, पूरी पूरी डिपेंड करेगी x के ऊपर। x की वैल्यू अगर हमारी 0 है, y की वैल्यू क्या है, के अकॉर्डिंग y की वैल्यू 1 है। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है, 1, ये लाइन सीधी गई, राइट। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं, हमारे कर्सर इधर आ जाएगा, हमारा कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, एक सेकंड। हम x की वैल्यू को हल्का से शिफ्ट करके 1 कर देते हैं, तो हमारा कर्सर इधर आ जाएगा, एंड हमारी y की वैल्यू जो है लाइन के अकॉर्डिंग कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। फिर इस पॉइंट पे मैच हुआ, राइट। इस पॉइंट पे ये मैच हुआ, आपको येलो कलर का पॉइंट होगा, पॉइंट पे मैच हुआ, राइट। अब अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू कहीं और होगी। और ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो पॉइंट है, ये है हमारा c, राइट। अगर ये हमारा 0 होता तो लाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट होती, बट c हमारा 0 नहीं है, c की कोई वैल्यू है, इसलिए लाइन यहाँ से स्टार्ट है। m क्या बताता है, m बताता है स्लोप। सपोज y से इस लाइन की दूरी जितनी है, जो एंगल है, ये हमारा m का काम करता है। एंगल m से नहीं निकलेगा, ये एंगल अलग तरीके से निकलता है। ये जो स्लोप की डिस्टेंस बताता है कि स्लोप किस साइड बेंड है, y की तरफ ज्यादा बेंड है कि x की तरफ ज्यादा बेंड है, ओके। यहाँ पे थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे। देन हम आगे मूव करते हैं, ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड के क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहला एक एग्जांपल लेंगे। हमारा एग्जांपल कैसे होगा, मैं पहले इक्वेशन ले ली, टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स, ये हमारी इक्वेशन है, राइट। टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स, ये हमारी एक इक्वेशन है। हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन हो गई हैं, मतलब हमारे पास दो लाइंस की
है। पहली लाइन 2x प्लस वाई माइनस 6, दूसरी लाइन 4x माइनस 2y माइनस 4। टेबल में ऊपर वाली जो टर्म है वो x है, हम x की वैल्यू को अलग अलग रखेंगे एंड उससे हमारी y की वैल्यू निकलती जाएगी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने पढ़ा था, y की वैल्यू हमेशा डिपेंडेंट होती है x की वैल्यू के ऊपर लीनियर इक्वेशन में। तो x की वैल्यू रखते जाएंगे और हमारी y की वैल्यू आती जाएगी। हमने x की वैल्यू 0 रखी तो हमारी y की वैल्यू क्या आई 6। देन हमने जब x की वैल्यू 1 रखी फर्स्ट इक्वेशन में तो y की वैल्यू आई 4। जब फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। करली सेकंड इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू क्या आ गई -2। हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। मैंने इसको ऐसा इसलिए बनाया है, मैंने सेम वैल्यूज इसलिए रखी है ताकि हमें सॉल्यूशंस निकालने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो अलग अलग वैल्यूज भी रख सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली हमेशा अलग अलग वैल्यूज ही रखी जाती हैं। Then हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए। मैंने बताया था आपको वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। हमारी फर्स्ट इक्वेशन के जो 3 सॉल्यूशन थे 0 6 1 4 एंड 2 2। तो आप देख सकते हैं 0 6 जो वाई एक्सिस पे एकदम टॉप पे एक ब्लू पॉइंट है, एरो से जस्ट नीचे वो है हमारा 0 6। देन उसके नीचे आने पे है 1 4, एक्स की 1 वैल्यू एंड वाई की 4 वैल्यू, जो वाई से थोड़ा सा दूर है और एक्स से 4 स्टेप्स हाइट पे है। देन उसके बाद 2 2, मतलब जो वाई एक्सिस पे भी 2 डिस्टेंस पे है और एक्स एक्सिस पे भी 2 डिस्टेंस है, थर्ड वाला ब्लू पॉइंट। तो ऐसे नीचे की तरफ हम मूव कर रहे हैं। देन एक लाइन होगी सेकंड इक्वेशन के लिए सेम, आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, तीसरा पॉइंट मैंने अभी यहाँ नहीं शो किया है। तीसरा पॉइंट क्या है 2 2, जो कि सेम है फर्स्ट इक्वेशन के 2 2 पॉइंट्स की तरह, राइट। पहला पॉइंट क्या था 0 -2, मतलब वाई एक्सिस पे -2 दिख रहा होगा आपको। वाई एक्सिस पे सेकंड पोजीशन में नीचे की साइड है रेड पॉइंट, वो है 0 -2। बाद 1 0, मतलब एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0, जो आपको एक्स एक्सिस पे दिख रहा है रेड कलर का। और जो थर्ड है 2 2, वो एकदम ऑन द पॉइंट है 2 2 फर्स्ट इक्वेशन की, जो कि थर्ड वाला पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन का, उसके तो लाइन दिख गई बनती हुई। अब आपने देखा होगा जो पॉइंट व्हाइट कलर का है वो दोनों इक्वेशंस में सेम है, राइट। फर्स्ट जो इक्वेशन की जो लाइन आई थी ब्लू वाली लाइन और जो रेड वाली लाइन है जहाँ पे कट कर रही है, जहाँ इसको इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट कॉमन है। वो पॉइंट कौन सा है 2 2, मतलब यही इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस का सॉल्यूशन है। 2 2 इज द सिंगल सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। ये लाइन और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि एक लाइन है तो हमेशा स्ट्रेट जाएगी, ऐसे नहीं कि लाइन ऐसे जाके से मुड़ गई, यानी लाइन सीधी जा रही यू बना दिया उसने, नहीं। अब ये लाइन कहीं मीट नहीं होगी, इनका सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन आया है 2 2, राइट। आपको मैंने लाइन की इक्वेशन दिखा दी कि ब्लू वाली लाइन कौन सी है 2x प्लस वाई माइनस 6 0, और रेड वाली लाइन कौन सी थी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हमारा जो सॉल्यूशन वो क्या है 2 2 2 2 इज द यूनिक सॉल्यूशन। जहाँ पे x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 2 है, वही एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, ये तो हमने पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। सपोज अगर हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारे पास ग्राफ शो नहीं किया गया है और हमें केवल इक्वेशन दे दी गई हो दो पेयर दो लाइंस की, और हमें बिना ग्राफ बनाए बिना उसका सॉल्यूशन निकालने तो ये बताना है कि इनका सॉल्यूशन का नेचर क्या है। वो सॉल्यूशन यूनिक है, दोनों लाइन आपस में टच करेंगी, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, केवल सिंगल सॉल्यूशन आएगा, या एक के ऊपर एक लाइन है कोइंसिडेंट लाइन, इंसिडेंट नहीं सॉरी कोइंसाइड लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है ओवरलैप कर रही है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट लाइंस है कि जो सॉल्यूशंस है वो एकदम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, बिकॉज एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब जो उस लाइन के पॉइंट यूनिक पॉइंट्स हैं वही सेकंड वाले के पॉइंट्स होंगे। क्या लाइन का नेचर वैसा है, या फिर दोनों पैरेलल लाइंस है, दोनों आपस में कहीं मीट होगी ही नहीं, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। जब हम पता करेंगे सिर्फ इक्वेशंस को देख के, ग्राफ की मदद से नहीं, ना सॉल्यूशन निकाल के, ओके। इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं तो तीन वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती हैं। लीनियर इक्वेशन जो टू फॉर्म्स की थी उसकी जनरल फॉर्म क्या थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, राइट। मैंने दो लाइन बनाई, कोफिशिएंट्स को हल्का सा चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 1। सेकेंड इक्वेशन है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये 1 और 2 लगा है, ये कुछ नहीं, दो अलग अलग लाइंस को शो कर रहा है। जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है तो एक दूसरी लाइन है,
और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 वो एक दूसरी लाइन है। आप ये कहोगे कि अब आपने x और y की वैल्यू चेंज क्यों नहीं किया, आपने x1 क्यों नहीं किया, y1 क्यों नहीं किया। वेरिएबल्स हमारे सेम है, वेरिएबल्स हमारी एक्सिस हैं, वेरिएबल्स को हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल हमारे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक्सिस है कि हमारे 2D में एक्स एक्सिस पे कितना चेंज होगा, वाई पे चेंज होगा, वो सिर्फ कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग चेंज होती है लाइन, राइट। हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो टू वेरिएबल्स एक्स और वाई ही रहेंगे, कोफिशिएंट हमारे चेंज हो सकते हैं। तो इस ऊपर वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा अब हमारा नेचर ऑफ लिनियर इक्वेशन सॉल्यूशन कोफिशिएंट्स के। तो कौन कौन से दो कोफिशिएंट होंगे, सॉरी कौन कौन से कोफिशिएंट्स होंगे, a1 c1 c1 a2 b2 एंड c2, यही हमारे कोफिशिएंट्स के ऊपर हमारा लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर वेरी कर जाए। हम तीन रेशो निकाल लेते हैं बेसिकली, रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशो, वाई के कोफिशिएंट है उनका रेशो, और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनका रेशो। एक्स के जो कोफिशिएंट है उनका रेशो क्या होगा, a1/a2, वाई के कोफिशिएंट्स का रेशो क्या हो जाएगा b1/b2, और जो कांस्टेंट टर्म है उनका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा c1/c2। सिंपल। अब एक टेबल शो हो रही है आपको जहां पे हम उन रेशो को कंपेयर करके नेचर ऑफ सॉल्यूशंस निकालेंगे लीनियर, राइट। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल नहीं है, रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल नहीं है रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई के, लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी सिर्फ एक बार, तो एकदम क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को एक पॉइंट पे, तो हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। सपोज a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, एक्स के कोफिशिएंट थे दोनों इक्वेशंस में, उनका रेशो y के कोफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशन में, उनके रेशो के इक्वल नहीं आया, लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी सिर्फ एक बार और उनका एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन यूनिक होगा। जो हमने एग्जांपल में देखा था क्या था वो 2 2 वाला, राइट, जो व्हाइट पॉइंट आया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या हो सकती है, तीनों रेशोज अगर आपस में इक्वल हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई इज इक्वल टू रेशो ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। अगर एक्स के कोफिशिएंट है a1/a2 इक्वल हो जाए y के कोफिशिएंट जो कि है b1/b2 इक्वल हो जाए कांस्टेंट रेशो जो कि है c1/c2, लाइन क्या हो जाएगी, को इंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, मतलब लाइन एक दूसरे के एकदम ओवरलैप कर जाएगी, एक दूसरे के ऊपर से ही जाएगी। जो पहली लाइन के सॉल्यूशंस होंगे वो सारे सॉल्यूशंस दूसरी लाइन के भी होंगे ही होंगे। वो एक लाइन है जिसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं 1 2 0 0 2 2 3 2 4 2 5 2, हमारी जो दूसरी लाइंस है उसके भी सारे सेम सॉल्यूशंस होंगे 1 2 0 0 2 ऐसे सॉल्यूशन। तो पता है ये एग्जैक्ट नहीं है, मैंने बस एग्जांपल लिया, तो लाइन पता नहीं कैसे बन गई। और हमारा तीसरा केस है, इसमें रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई दोनों तो इक्वल हैं, बट रेशो ऑफ कांस्टेंट टर्म इन दोनों के रेशो के नहीं आई, तो हमारी जो लाइंस हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। तो ये हमारा कोफिशिएंट है a1/a2 जो इक्वल है b1/b2 जो कि y के कोफिशिएंट रेशोज हैं, बट दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जो रेशोज है जो इक्वल्स हैं वो रेशो की इक्वालिटी c1/c2 इक्वल नहीं आई, जो लाइंस होगी एकदम पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल लाइंस आपने देखा है कहीं भी मीट नहीं करती, जैसे ट्रेल रेल की ट्रैक की जो सिंगल ट्रैक होता है कहीं मीट नहीं होता, अब आप कहोगे कि आगे जाके वो मीट हो जाता है तो दूसरा ट्रैक आता है, ठीक है? एक ट्रैक कभी भी मीट नहीं होता, एकदम पैरेलल चलती रहेंगी, कहते हैं पैरेलल लाइन, साइड एजेस ऑफ बुक्स, बुक फाड़ ना रखी हो तो आपने, साइड एजेस होती हैं वो हमेशा पैरेलल रहती हैं अपोजिट साइड की, राइट। एग्जांपल एक चलते हैं, सपोज हमारे पास दो पेयर हैं x-2y इक्वल्स टू 0, x+4y-20 इक्वल टू 0, ये हमारी दो इक्वेशंस हैं। तो हमारी पहली वाली जो इक्वेशन है x-2y इक्वल्स टू 0 में x वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल y भी है, तो सिर्फ एक का कोफिशिएंट दिया हुआ है -2y का, बट x का कोफिशिएंट नहीं है, तो x का कोफिशिएंट हम क्या मानेंगे 1, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म का कोई वेरिएबल होता है बट उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है, वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है, हमें पता है अगर हम वहाँ पे कोई वेरिएबल रखेंगे तो वो हमेशा 1,
कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्या लेंगे? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम किसी भी चीज में ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन पे या फिर उस नंबर पर फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 0 है। राइट, सेकंड वाली इक्वेशन में पूरी टर्म्स है, एक्स प्लस 4y माइनस 20, सारी टर्म्स गिवन। हमारा रेशियो ऑफ a1/a2 क्या हो गया? 1/3। रेशियो ऑफ हमारा b1/b2 क्या है? -2/4। एंड रेशियो ऑफ c1/c2 क्या है? 0 माइनस 0/-20। राइट, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्या आया? 1/3। रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? -2/4, मतलब -1/2। रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म्स यानी c1/c2 किसके इक्वल है? 0/-20, जो कि 0 के इक्वल है। अब हम चेक करते हैं हमारी कंडीशन, क्या ये फर्स्ट वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है? 1/3 नॉट इक्वल्स टू -2/4, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। हमें पता है 1/3 -1/2 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। हमारी पहली वाली कंडीशन को फॉलो कर दिया। अब यार क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन से मतलब इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कहीं ना कहीं कट करे, और कहीं कट नहीं करेगा, ना एक पैरेलल लाइन से ना एक कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, उसको सिर्फ एक यूनिकली एक ही सॉल्यूशन आएगा। राइट, तो हम पहले देख लेते हैं टेबल बना के। सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1, अगर हमने निकाली एक्स की वैल्यू 2 रखी, वाई की क्या आई वैल्यू 1, वैल्यू 4 रखी, वाई की आ गई 2, एक्स की वैल्यू 6 रखी तो वाई की वैल्यू आ गई 3। ठीक, 1 4 2 6 3 हमारे पॉइंट्स हैं। आपको बताया था पॉइंट्स कैसे लिखा जाता है। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन क्या आ गया? जीरो वैल्यू रखने पे -1, 4 एक्स की वैल्यू जब 4 रखी तो 2, और एक्स की वैल्यू जब 8 रखी तो 5 है। 0.0 -1 4 2 5 ये हमारी दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए। क्या करेंगे? एक ग्राफ बनाएंगे जिस पर हम इन सारे पॉइंट्स शो करेंगे। हमारा वही वर्टिकल वाला वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस। पॉइंट्स हमने निकाले थे, 3 पॉइंट्स हमारे ये रहे। कौन कौन से? 2 1, वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, ब्लू पॉइंट नंबर 1। लेफ्ट से राइट की तरफ देखते जाइए। पॉइंट नंबर 1, 4 2, मतलब एक्स की वैल्यू 4 एंड वाई की वैल्यू 2, 4 2 6 3, मतलब एक्स की वैल्यू 6 एंड वाई की वैल्यू 3। तो गई हमारी एक इक्वेशन। हमारी तीसरी इक्वेशन पॉइंट आप देखिए, 0 -1 कहाँ है? नीचे दिख रहा है। वाई एक्सिस पे ही एक रेड पॉइंट है, वो है 0 -1। लेफ्ट टू राइट मूव करिए, सेकंड वाला बीच में आया है 4 2, जो कि सेम है एक्स फर्स्ट इक्वेशन के उस अकॉर्डिंग। उसके बाद आया है 8 5, एकदम राइट मोस्ट पॉइंट रेड कलर का। लाइन क्रॉस करी, ये हमारी हो गई। ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे कट करी हैं एक दूसरे को? वो है हमारा 4 2, जो कि है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। वो पेयर ऑफ लाइन का एक्स वाई इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 का जो यूनिक सॉल्यूशन है, जो सिंगल सॉल्यूशन आया है इंटरसेक्टिंग लाइन का, वो है 4, 2, जहाँ पे x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये दोनों पेयर सेटिस्फाइड हो जाएंगे। वही इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन से होगा। पता कैसे चला? ये सब करने की जरूरत पड़ी नहीं, हमें नेचर निकालना था। हमें कैसे नेचर निकल गया? हमने बस कोफिशिएंट्स चेक किए। रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल है रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y के, नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने दो इक्वेशन ली, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस ले ली हैं। हमारा रेशियो क्या आया? a1/a2, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्या आया? 1/2। रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y मतलब b1/b2 किसके इक्वल आया? ये भी 1/2 आया। रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मतलब c1/c2 ये भी 1/2 आया। ये कंडीशन भी देखी हुई है, जहाँ पे तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हो जाए, वो क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाएगी और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। जो सॉल्यूशन लाइक इक्वेशन 1 के हैं वही सॉल्यूशन इक्वेशन के भी होंगे। हमने सॉल्यूशंस निकाले इक्वेशन 1 के। इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन क्या है? एक्स की वैल्यू -3 रखी, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3 रखी तो वाई की वैल्यू 5। पहले सेकंड वाले में जब हमने एक्स की वैल्यू -3 रखी तो वाई की वैल्यू 1, वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू 3, और एक्स की वैल्यू 3 रखी तो वाई की वैल्यू। ग्राफ बनाया, ग्राफ वर्टिकल वाला वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस। लाइन हमने पास की, जो हमारी लाइन बनाई जिसे
इक्वेशन जो हमारी लाइन बनी तो ये रही। सेकंड जो किया है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 है। सेकंड इक्वेशन के जो तीनों पॉइंट्स हैं वो भी तीनों पॉइंट्स सही हैं, देख सकते हैं आप 1 2 एंड 3 थर्ड पॉइंट दिख रहे हैं। सेकंड इक्वेशन में जो लाइन गई वो भी सेम गई, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए। आप तो देखें तीनों डॉट्स वाइट हो गए। तो हमारी इक्वेशन 1 थी 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस, तो वो को इंसिडेंट पेयर ऑफ लाइन है, मतलब एक लाइन पे जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो हमेशा दूसरी वाली इक्वेशन की जो दूसरी वाली लाइंस हैं उसको भी सेटिस्फाई कर देंगे और उस पेयर को पूरे को सेटिस्फाई करते रहेंगे। हमारा थर्ड केस क्या है, इक्वेशन हम पहले लेते हैं, इन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। रेडी, रेशियोज निकाल लिए तो b1 अपॉन a2 का रेशियो क्या आया बाई टू, b1 अपॉन b2 का रेशियो क्या आया बाई फोर, जिसको कट किया तो 1/2 आ गया। 1 अपॉन c2 का रेशियो क्या आया -4/-12, जो कि कट करने पर 1/3 आया। ये हमारा थर्ड केस है जिसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, बट they both are not equal to ratio of constant terms, मतलब 1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equal not equals to c1 upon c2। जो लाइंस होंगे क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, मतलब दोनों के एक भी सॉल्यूशन आपस में मैच करेगा ही नहीं। तो जो मैंने टेबल निकाली है हमने देखा होगा एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, मैंने सेम पॉइंट्स लिए, एक्स की वैल्यू मैंने हर में 0 2 4 रखी है फर्स्ट वाली इक्वेशन, सेकंड वाले में भी y की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या आई है 2 1 0, मतलब 0 2 1 4 0, एक्स की उसमें क्या आई है 0 3 2 4 1, मतलब कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपस में हो। हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा जिसमें दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल चलती रहेंगी कंटिन्यूअसली, आप इसको चाहे जितना मर्जी इतना लंबा ले जाए, एक कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और ये ऐसी इक्वेशन है जिसका नो सॉल्यूशन आए, आंसर हमेशा नो सॉल्यूशन रहेगा। अब एलजेब्रिक मेथड, अभी तक हमने किस मेथड से निकाला, ग्राफिकल मेथड से निकाला। ग्राफिकल मेथड से हमारे सॉल्यूशंस कैसे आते थे, जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, एक दूसरे को गाइड कर जाए, या फिर पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट कर गया तो एक यूनिक सॉल्यूशन आ गया फट से, भाई 2 2 पे इंटरसेक्ट कर गया, 2 2 वैल्यू है। लेकिन अगर वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया, एक दूसरे पर कंसाइड कर गया तो वो उनके सॉल्यूशन है वही इक्वेशन 2। अगर पैरेलल लाइन से तो उनकी कोई सॉल्यूशन ही नहीं। तो हमारा क्या है, एलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर, एलजेब्रिक मेथड से करेंगे हम, कुछ इक्वेशंस बना के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेथड्स हैं जो टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। वो क्या है, और वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो वैल्यू, राइट। एक्स और वाई की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन रखो तब भी वैल्यू 0 हो जाएगी, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस हो जाएगा, और सेकंड वाली इक्वेशन रखो तब भी। हमारे पास दो जो मोस्ट कॉमन मेथड है जो कि 10th क्लास में को पढ़ाए भी जाते हैं, कौन कौन से हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड भी कहते हैं अभी मैं बताऊंगा। Steps to solve the pair of linear equation in two variables using substitution। Substitution मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर सॉल्व कर सकते हैं। पहला, सॉल्व वन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। मतलब अगर हमारे पास दो वेरिएबल दिए हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, या तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वाई की वैल्यू को राइट हैंड साइड करके, या फिर वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बस एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दूसरे वेरिएबल्स के साथ। तो अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम वाई की वैल्यू को उधर लेके चले जाएंगे, पूरी तो वाई उधर लेके चले जाएंगे, तो हमारी पूरी वैल्यू बनेगी, इक्वेशन बनेगी वो हमारी एक्स की वैल्यू, राइट। और अगर हमें वाई की वैल्यू निकालनी है तो हम पूरी एक्स वाली टर्म्स को, बाकी जितनी टर्म्स है सबको उधर ले जाके केवल वाई को इधर छोड़ेंगे, तो पूरी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, वाई की इक्वल हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। हम क्या करेंगे, इसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब जो हमारी वैल्यू आई है जिस वेरिएबल की एक्स या वाई की, हम पिक करके हमारी दूसरी वाली इक्वेशन उसमें पुट कर देंगे, राइट। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से एक की वैल्यू को, वैल्यू सपोज हमारी आई है कुछ, इसको उठा के दूसरी इक्वेशन में रख दिया, हमारा एक वेरिएबल वहां से रिमूव हो गया, यानी हमारा एक्स रिमूव हो जाएगा, वहां से एक ही वेरिएबल बचेगा वाई, जो कि 2 बार होगा। उसको एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी हमें करना होगा हम उसको करके
यूनिक सॉल्यूशंस निकाल लेंगे, राइट। जो हमारे वहां से y की वैल्यू आएगी उसको वापस से उठा के हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारी पुरानी वाली इक्वेशन में, जहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। एग्जाम्पल समझाते हैं, एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल क्या है, दो इक्वेशन ले ली। इक्वेशन टू क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। 4x माइनस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन ले ली। स्टेप 1, सॉल्व वन ऑफ द इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल टर्म्स ऑफ अदर। एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दूसरे वेरिएबल रिगार्डिंग, मतलब इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला वैल्यू बन जाएगा। 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 था, पास y का कोई कांस्टेंट, कोई कोफिशिएंट नहीं, तो हम y की वैल्यू यहाँ सिंपली निकाल लेते हैं। इजी भी पड़ेगा हमें सॉल्व करने में। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाली, y की वैल्यू पहले क्या आई, माइनस वाई किसके आएगा, हम 4x को बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर ध्यान रहे, क्या करते हैं 4x उधर चला गया, ऐसा कुछ ये वैल्यू इधर से उधर नहीं जाती, पर 2 के अपोजिट बोथ साइड अगर सेम ऑपरेशन पर करते हैं, सेम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं, वैल्यू सेम रहती है। अगर आप देखो तो मैं 1 यहाँ भी ऐड कर दूं इक्वल टू के, 1 वहाँ भी ऐड कर दूं, तो 2 प्लस 1 हो गया, तो हमारे पास दो वैल्यू है, 2 इज इक्वल टू 2 है, तो 2 2 के इक्वल है। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया प्लस 1 और यहाँ कर दिया 2 प्लस 1, तो दोनों 3 के इक्वल हो जाएगा, कोई फर्क पड़ा। हाँ, अगर मैं एक तरफ ऐड करूँ और दूसरी तरफ ना करूँ तो फर्क पड़ता है, यहाँ पे भी होगा, बोथ साइड को माइनस 4x से सब्ट्रैक्ट, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल माइनस 4x उस बचेगा। अब माइनस वाई है, हम बोथ टर्म्स को क्या करेंगे, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पॉजिटिव वाई की वैल्यू चाहिए। वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x इसमें कन्वर्ट हो गया, ये 4x में, और प्लस वाई किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस 5 में। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, एंड ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, सेकंड इक्वेशन 4x माइनस y इज इक्वल टू 5, थर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। पर अब जो हमारी y की इक्वेशन आई है, वैल्यू को, इस y की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करें, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हम जो वैल्यू पुट करी, क्या हो गया, 2x, मैं x की वैल्यू, क्योंकि x की हम वैल्यू नहीं पता है, प्लस y की वैल्यू हमें आई गई थी नीचे, हमने उसको उठा के वहाँ पुट किया, कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, क्योंकि y से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, पूरी y की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई होगा, तो पूरी y की वैल्यू क्या थी, 4x माइनस 5 टू 12। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 5 इक्वल टू 12, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। देन क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू आई हम उसको सॉल्व करेंगे, वो कैसे करेंगे, 2x, ये हमारी पहली टर्म थी, जब 3 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 12x माइनस 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2x प्लस 12x माइनस 15 इक्वल्स टू 12। ठीक, अब आखिर x x सेम टर्म्स हैं, डिग्री भी सेम है, डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन की डिग्री हमेशा 1 होती है, सेम टर्म्स हैं, x सेम वेरिएबल है, तो हम एडिशन कर सकते हैं। ध्यान रहे, डिफरेंट वेरिएबल में एडिशन नहीं होता, सेम वेरिएबल में एडिशन हो सकता है। तो x प्लस 12x कितना हो गया, 14x, यहाँ पे 15 माइनस 15 है, माइनस 15 को अगर हमें रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड एडिशन कर देंगे, किससे, 15 से, उस साइड क्या हो जाएगा, यहाँ से 15 15 कैंसिल हो जाएगा, एंड उस साइड हो जाएगा 12 प्लस 15, 14x इज इक्वल्स टू 27। x की वैल्यू क्या हो गई, 27 अपॉन 14, पर हमारी इक्वेशन 5 आ गई। अब हम इसी x की वैल्यू को हमारी पुरानी वाली जो इक्वेशन 2 थी, y की जगह पुट करेंगे। तो हम इस x की वैल्यू को, इक्वेशन जो हमारी बची गई थी, जिस इक्वेशन हमने शुरू से करके y की वैल्यू निकाली थी, जब उसमें पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, राइट, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। हमने इसमें x की वैल्यू पुट करी 27 अपॉन 14, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, राइट। हाँ, मल्टीप्लाई में टर्म्स हैं और डिवीजन में टर्म्स है, तो कैंसिलेशन हो सकता है, तो 2 7 या 14, राइट। फिर आगे 7 डिनोमिनेटर में, तो हमने जब 27 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस वाई इज इक्वल्स टू
5 माइनस 54/7, सेम पिछले वाले तरीके से 54/7 इधर बचा है। फर्स्ट इससे एक स्टेप पहले चलते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी 54/7 माइनस वाई इक्वल टू 5। बोथ साइड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 54/7 क्या हो गया 4/7 माइनस 54/7 कैंसिल। भाई एक लेफ्ट हैंड साइड में बचा एंड राइट हैंड साइड में क्या हो गया 5 माइनस 54/7। बोथ साइड मल्टीप्लाई किया -1 से तो क्या आ गई y इज इक्वल्स टू 4/7 माइनस 5। ऐड किया एलसीएम लेके तो हमारी y की वैल्यू क्या आई 19/7। डन। हमारी x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आई 19/7। हमारी x की वैल्यू क्या थी 7/14। हमारी दोनों वैल्यूज आ गई। अगर हम इन वैल्यूज को वापस से इक्वेशन में पुट करते हैं हमारी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। LHS इक्वल टू RHS होगा ही होगा, दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन जीरो के इक्वल आ जाएगी दोनों साइड में। वैल्यू क्या आई 27/14 एंड y की वैल्यू 19/7। अगला एलिमिनेशन मेथड, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी मोस्टली यूज करते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते हैं। हमने देख लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है कि पहले x की वैल्यू निकाल लो y की फॉर्म में, y की वैल्यू जो x की वैल्यू जो आई है उसको x की जगह पुट करके पूरी y की वैल्यू निकाल लो एंड फिर जो y की वैल्यू है इसको वापस से पुट कर दो पिछली वाली इक्वेशन में y की जगह पर, वहां से किसकी वैल्यू निकाल लो x की। अब एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बता रहा था कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या बता रहा है नाम बताता है, मेथड का नाम सब कुछ बता देता है। एलिमिनेशन मेथड बता रहा है हमें एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है कंटेस्टेंट इज एलिमिनेटेड, कंटेस्टेंट बाहर चला गया। जिसमें हर बार कहते हैं खासकर रियलिटी शो में डांस प्लस डांस में यही होता है। एलिमिनेशन मेथड में भी हम उस टर्म को कोशिश करते हैं कि एलिमिनेट कर दें, सॉल्यूशन निकाल दें, उसको हटा दें, हाथ मार के बाहर निकाल दें ताकि हमारी वैल्यू आराम से आ जाए। कोई अगर दिक्कत कर रहा है तो उसको हटाना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक, तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन इन सच ए वे दैट वन वेरिएबल गेट्स, जैसे कि मैंने कहा एडिशन और सब्ट्रैक्शन करिए ताकि इस तरीके से करिए एक वैल्यू हट जाए। सपोज आपने किसी से उधार लिया है और दो लोगों से आपने उधार लिया और एक आगे ज़्यादा चिक चिक कर रहा है तो आप क्या चाहोगे कि इसको पैसे देकर निकालो यहाँ से। तो दूसरा वाला आराम से बैठा तो आप कहोगे हाँ ये बंदा ठीक है इसको मैं बाद में धीरे दे दूंगा। वही हम यहाँ पे भी करते हैं, जो चीज़ अगर ज़्यादा चिक चिक करे, जो चीज़ ज़्यादा फंसा रही उसको हटा दो, बाकी पहले वाले सॉल्व कर दो फिर दूसरा। ठीक, सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन विद वन वेरिएबल, नेट कर दिया। अब जो हमारे रिजल्ट आया उस वेरिएबल का रिजल्ट जो आया उसका यूज करके हम क्यूट करके दूसरे वेरिएबल को निकाल लें। हम एग्जांपल से चलते, तो इक्वेशन है एग्जांपल में, क्योंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बात करते हैं तो हमें दो इक्वेशन हमेशा लेनी पड़ेगी, पेयर हमेशा दो का बनता है, अलग कोई पेयर नहीं होता, आप लोग बेटर जानते हैं। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, दो इक्वेशन हो गए। स्टेप 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। देखो आपको कोई इक्वेशन जो 1 है एंड इक्वेशन जो 2 है उन दोनों में कोई सेम टर्म्स दिखाई दे रही है, तो जिनका कॉफिशिएंट भी सेम हो और वेरिएबल भी सेम हो, कोई टर्म नहीं है। अगर ऐसी सेम नहीं है तो हम बनाएंगे, हम मल्टीप्लाई करके बना लेते हैं। अगर ऐसा होता है कि हम एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं बन जाती है, मल्टीप्लाई हम पूरी इक्वेशन में करते हैं, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं वही राइट हैंड साइड में भी इक्वेशन की मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इक्वेशन 1 को हमने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 इंटू 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को। इक्वेशन क्या थी x प्लस 2y इक्वल टू 10 को हमने पूरा 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी इक्वेशन नंबर जो 3 जो नई इक्वेशन आई उनके क्या आ गई 9x, तो 3x हो गया 9x प्लस इंटू 2y हो गया 6y इक्वल्स टू, तो उधर क्या था 10, जब 10 3 से मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा 30। और पहली इक्वेशन क्या आ गई तो नई इक्वेशन बनी है जो कि थर्ड नई इक्वेशन, वो क्या आएगी 9x प्लस 6y इक्वल्स टू 30। राइट, तो हमने इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई किया था 2 से, और इक्वेशन 4 क्या आ जाएगी 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 8। तो नई इक्वेशन आई है इसको 1 एंड 2 नहीं कहेंगे 3 एंड 4 कहेंगे। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन चेंज हुई है, बट ओरिजिनल इक्वेशन हमेशा ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल चीज हमेशा ओरिजिनल होता है। गाय का दूध हमेशा गाय का दूध होता है, पाउडर वाला अलग होता है, मिलावटी होती है। ठीक है, हाँ सही बात। 9x प्लस 6y माइनस 30 ये हमारी
चेंज हो क्या, ये मॉडिफाई हो क्या, ये तो इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 8, ये भी हमारी इक्वेशन 2 का मॉडिफिकेशन, इसे 4 नाम दे दिया। अब सेकंड स्टेप, ऐड और सब्ट्रैक्ट। कुछ इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करो कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। तो पहले हमने दोनों इक्वेशंस देखी। इक्वेशन के अंदर ऐसी कौन सी टर्म है, हम साइंस नहीं देख रहे हैं, हमें अभी प्लस माइनस नहीं देखना, हमें सिर्फ टर्म्स देखनी, कौन सी टर्म्स है जो बिल्कुल सेम है। क्या 9x 4x के इक्वल है, सेम है? नहीं। 9x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 9 है और सेकंड इक्वेशन में 4 है, तो दोनों सेम नहीं। सेकंड इक्वेशन में 6y और 6y, हाँ ये दोनों बिल्कुल सेम है, राइट। दो टर्म्स का निकालना है, 6y सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है। अब हम चेक करते हैं दोनों के क्या साइन सेम है। अगर साइन सेम होते हैं तो हम एक क्वेश्चन को माइनस कर देते हैं, क्योंकि माइनस इकलौती ऐसी चीज है जो पूरी टर्म चेंज कर देती है। अगर हम माइनस लेके आते हैं, जितने भी सिंबल्स होते हैं वो सारे लगभग चेंज हो जाते हैं। अगर माइनस है तो माइनस माइनस ट्राई करने पे प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देते हैं। एक खराब प्याज पूरे, सब जो भी स्टॉक होता है सबको बर्बाद कर देती है, माइनस का वही काम होता है, और वो बीच में आया तो सबको तबाह कर देता है। तो वैसे हम देखते हैं, क्या हम उसका सिंबल चेक करते हैं कि हमारे सिंबल सेम है, नहीं है, मतलब ये तो इजीली कैंसिल हो सकता है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हमें कुछ भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम वैसे ही चल जाएगा। अगर हमें किसी को बर्बाद करना हो तो माइनस को लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। 9x प्लस 6y इक्वल टू 30 है, और 4x माइनस 6y इक्वल टू 8 है, तो 6y का ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव में, नीचे वाली टर्म नेगेटिव में। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और 6y वाली टर्म्स जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगी, और जो 9x है और 4x है आपस में ऐड हो जाएगा, तो ऐड होकर क्या हो जाएगा, 13x। वेरिएबल सेम है, डिग्री सेम है, इसलिए ऐड हो जाएगा। अगर वेरिएबल सेम ना होता और डिग्री सेम ना होती तो ऐड नहीं होता, तो यहाँ पे सब सेम है तो इसलिए ऐड हो जाएगा। तो 9x प्लस 4y कितना हो गया, 13x प्लस 0y। 0y क्यों लिखा है, 6x और माइनस 6y और माइनस 6y कैंसिल हो गया, तो 0y लिखा है। और जीरो को साइकिल के साथ मल्टीप्लाई करो या ना करो, वो जीरो कर ही देता है, ठीक। 30 प्लस 8 38, देन 13x इज इक्वल टू 38, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 5। कैसे आई, दोनों इक्वेशन 3 और 4 को आपस में ऐड करने से। सिंपल है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डिग्री अगर सेम ना हो तो ऐड कैसे होगा, तो इसके आपको पॉलिनोमियल वाली वीडियो देखनी होगी, आप एक वीडियो बैक वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। 13x इक्वल्स टू 38, एक्स कैसा है, लीनियर है, मतलब डिग्री 1 है, वेरिएबल सेम है, इसलिए दोनों ऐड हो गया। और जब इक्वल टू उधर वाली टर्म्स ऐड की, 30 प्लस 8 तो 30, और 0y है तो उस टर्म नेगलेक्ट कर देते, 0y हो जाएगा। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आई, 13x इज इक्वल टू 38 है, बोथ साइड को अगर 13 से डिवाइड कर दें तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। अगर जैसे हम 13x को 13 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 38/13, नंबर 6। इसको इक्वेशन का फॉर्म इसलिए दिया क्योंकि हम अभी इसको आगे भी यूज करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 6 क्या आई, हमारी x की वैल्यू क्या आई, 38/13, हमारी x की वैल्यू आ गई है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन बॉक्स में शो किया हुआ है। आप जब भी एग्जाम के अंदर अगर पेपर में ऐसे निकाल रहे हैं और आपका सॉल्व जैसे आपकी किसी वेरिएबल की वैल्यू आए, बल्कि x इज इक्वल टू दिस आए, तो आप उसको एक बॉक्स के अंदर शो कर दीजिए, ताकि आपको भी समझने में दिक्कत हो, कि अगर आपको उसको कहीं यूज करना हो आगे दिक्कत ना हो। तो आप सोचो कि आप मुझे इसको यूज करना है, x की वैल्यू यहाँ चाहिए, अब फिर पीछे पलट के देखना ना पड़े कि पूरा x की वैल्यू कहाँ निकल रही। अब देखिए वो बॉक्सेस काउंट के लिए 1 2, अच्छा ये x की वैल्यू थी, लिख दी कर ली, यहाँ पे मैंने x इक्वल टू 38/13 को बॉक्स के अंदर वो कर दिया, एक अलग कलर में शो किया है समझाने के लिए, ठीक। उसके बाद इसी x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे अगली वैल्यू के अंदर, मतलब जो दूसरी वैल्यू है कौन सी, 4x माइनस 6y इक्वल टू 8 के अंदर चाहे पुट कर दी, चाहे 9x प्लस 6y इक्वल टू 30 के अंदर, ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल में पुट करना चाहे ओरिजिनल कर दीजिए, चेंज मॉडिफिकेशन करके आया उसमें करना चाहे उसमें कर दीजिए। तो मैंने इस x की वैल्यू को नंबर 2 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 थी, क्या इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। भाई x की वैल्यू क्या आई थी, इक्वेशन नंबर 6 क्या था, 38/13, डन। चलिए जब हमने पुट किया तो क्या आ गया, 2 इंटू 38/13 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 आ गई है।
थोड़ा मतलब भगवान गर्म हो रखे हैं, बात नहीं, एकदम ठंडा भगवान गर्म है, बता रहे हैं। 2 इंटू 38/13 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। डन, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 7 है। हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 38 से, वैल्यू क्या जाएगी 76/13 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। बोथ साइड हमें क्या, पहले हमें कांस्टेंट टर्म है उसको रिमूव कर देते हैं। कांस्टेंट टर्म रिमूव करने के लिए क्या होगा, हमें बोथ साइड 76/13 से माइनस करना होगा। माइनस किया तो माइनस 3y इज इक्वल टू 4 बचा, माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 76/13 बचा। एक स्टेप इसमें मैंने जानबूझ के मिस किया ताकि थोड़ा ट्रिकी हो जाए। तो माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 76/13 बचा, क्योंकि हमने बोथ साइड 7/13 से माइनस कर दिया है। देन हमने क्या किया, हमें माइनस के साइन को नहीं हटाना, हमें पहले कॉफिशिएंट है उसको हटाना है। कॉफिशिएंट को हटाने के लिए हमने क्या किया, बोथ साइड 1/3 से डिवाइड कर दिया। इधर डिवाइड किया तो 3 से हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में 4 माइनस 76/13 बचा। डन। जब हमने माइनस का साइन चेंज किया, वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3। तो दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1/3 ब्रैकेट में 4 माइनस 76/13। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, अगर किसी भी प्याज के घड़े को बर्बाद करना है या फिर किसी भी इंसान को बर्बाद करना है, एक नेगेटिव एनर्जी वहां डाल दो। हमने यहाँ और किसी को बर्बाद करना है तो वहां पे माइनस घुसा, मैथ्स की पूरी इक्वेशन चेंज कर देता है। माइनस में ऐसी ताकत होती है, हम लोग माइनस को हल्के में ले रहे हैं। तो y की जो वैल्यू क्या आई 8/13, राइट। x की वैल्यू क्या थी 38/13, y की वैल्यू क्या आई 8/13। डन। अब ये दोनों वैल्यूज अगर हम x की वैल्यू को और y की वैल्यू को हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशंस थी उनमें पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में, हमारी दोनों साइड 0 हो जाएंगी। तो दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू को भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें और y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारी दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। सेम वाली इक्वेशन होगा, इक्वेशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, और यही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ये किसके सॉल्यूशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फर्स्ट वाला केस जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x नहीं था, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y के। And for applying elimination method in the pair of above equation, we will get the values of our two variables x and y. क्या है x वैल्यू क्या है 38/13 और y की वैल्यू है 8/। डिस्कशन पार्ट, डिस्कशन पार्ट हमारा मतलब जो भी हम मतलब नॉर्मल जो सिलेबस के अंदर था थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है और थोड़ा सा नॉलेजेबल रहता है। ये हमारा आगे यूज होगा। मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ a linear equation depends upon the available and your preference। थोड़ा सा डिफरेंट है। मैट्रिक्स और क्रैमर्स मेथड ये आपके सिलेबस में नहीं, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, नेशनल मेथड पढ़ा, एक होता है मैट्रिक्स मेथड जिसे हम क्रैमर्स मेथड भी कहते हैं। ये तब होता है जब आपको बहुत सारे वेरिएबल दिए हों और आपको वेरिएबल का मतलब होता है डायमेंशन से। अगर आपको 2 वेरिएबल दिए हैं तो आप 2 डायमेंशन में वर्क कर रहे हैं, एक वेरिएबल दिया तो आप सिंगल डायमेंशन वर्क कर रहे हैं। अगर आपको वेरिएबल दे दिया एक्स वाई जेड कर दिया तो आप 3D में बात कर रहे हैं, और आपको एक्स वाई जेड और ए दे दिया तो आप मान के चलो 4D में बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डायमेंशन। मैट्रिक्स मेथड एकदम बेस्ट ऑप्शन है अगर आपके वेरिएबल्स ज्यादा हो गए। मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, जैसे आप लोगों ने नहीं पढ़ी मुझे पता है, जैसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, मैट्रिक्स प्रकार की होती है। आप में से कंप्यूटर में रोज एंड कॉलम्स सेवल कई लोगों ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। होता है रोज एंड कॉलम्स, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं रोज होते हैं, जो वर्टिकल होते हैं वो सारे कॉलम्स होते हैं, राइट। मैट्रिक्स भी सेम होता है, वर्टिकल कॉलम्स हॉरिजॉन्टल रोज। हम मैट्रिक्स को हमेशा लिखते हैं रोज इनटू कॉलम की फॉर्म, मतलब रोज क्रॉस कॉलम्स की फॉर्म, इनटू एन। तो हमारी जो इक्वेशन होती है ए एक्स इज इक्वल टू बी होती है मैट्रिक्स के अंदर। ये क्या होती है, कोफिशिएंट की जो मैट्रिक्स बनेगी। तो हमारे पास 3 इक्वेशन दी है, 1 2 3, या 2 इक्वेशन दी है 1 2। ए वन कैसे लगाओगे, लगा लो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, 2x प्लस b2y इक्वल टू c। ठीक, तो दिए हुई हैं इक्वेशंस। अब तो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के अंदर कोफिशिएंट्स आएंगे, मतलब बॉक्स बनाएंगे तो रो 1 कॉलम 1 a1,
रो 1 कॉलम 2 D1, रो 2 कॉलम 1 D2, रो 2 कॉलम 2 D2। एक्स के अंदर क्या होगा, एक्स जो है यहाँ पे वो है वेरिएबल मैट्रिक्स, कोई वेरिएबल है, ऊपर एक्स नीचे वाई, रो 1 एक्स रो 2 वाई, सिंगल कॉलम रहेगा इसमें। और जो हमारे इक्वल टू बी वाली जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो मैंने क्या कहा था, C1 और C2, C1 एंड C2 आएगा, राइट। सेम जैसे एक्स वाई था वैसे C1 C2 आएगा, रो 1 C1 रो 2 C2। मेरा इक्वेशन आपको गिवन है 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 30, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 8। दो इक्वेशन आपको गिवन है, हमें मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। जो हमारी ए मैट्रिक्स है किसके इक्वल है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के। तो आपको देखो फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट क्या है 9 और y का कोफिशिएंट क्या है 6। हमारी जो रो 1 है वो क्या है 9 6। अब रो 1 कॉलम 1 9, रो 1 कॉलम 2 6। डन। नेक्स्ट रो 2 है हमारी, वो हमारी सेकंड इक्वेशन का है। सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं क्या क्या है 4 माइनस 6। पर x क्या है हमारा वेरिएबल किसके इक्वल है x कॉमा y, x और y, ठीक है x और y, रो 1 x रो 2 y। पर b किसके इक्वल है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है 30 एंड 8, 30 और 8 के। कैलकुलेट करना है, मैट्रिक्स आपको एक टेबुलर फॉर्म देती है, इसका टेबल फॉर्म हमें कैलकुलेट करना है का डिटर्मिनेंट निकाल के। डिटर्मिनेंट क्या होगा, एक सिंगल वैल्यू, सिंगल और सिंपल वैल्यू। और मैट्रिक्स का अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसमें होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप उसके कोफिशिएंट, सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ मैंने क्या किया, A1 1, अब 1 1 है रो कॉलम, पहला वाला 1 रो का है, दूसरा वाला 1 कॉलम है। A12 आपने देखा होगा एक नाम है डिटर्मिनेंट, जब लास्ट में कैलकुलेट करते फॉर्मूले में A12 है। यहाँ पे A1 क्या है, जो 1 है वो तो रो है और 2 क्या है कॉलम है, ठीक। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, A11 मतलब A11 टर्म क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय A22, जहाँ पे रो भी 2 है कॉलम भी 2 है, क्या है -6 है। माइनस का सिंबल आता है जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली टर्म फिर माइनस दूसरी टर्म, तीसरी टर्म फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, मतलब सीक्वेंस चलता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या आएगा A12 क्या है 6 और A21 क्या है 4 है। फिर जब हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, सेम फॉर्मूला जब हमने फॉर्मूला वैल्यू पुट करी क्या हो गया 9 माइनस 6 मल्टीप्लाई कर दिया, हमने इसको किससे माइनस कर दिया 4 इंटू 6 से। 9 माइनस 6 किसके इक्वल होता है 9 6 जा 54, साइन किसका है माइनस प्लस, तो क्या होगा माइनस, एप्लीकेशन में साइन माइनस का आ जाता है, इस बर्बादी की जड़ है -54। और 4 6 जा 24, तो 24 रहा, लेकिन बाहर साइन किसका है माइनस का, जो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो फिर बर्बाद कर देगा, -54 -24 हो गया -78 के। ये तो आ गया हमारी पूरी जो टेबल थी उसका डिटर्मिनेंट, राइट, कोफिशिएंट वाली। अब आपको कुछ नहीं करना है, हमारी जो कोफिशिएंट की टेबल बनी थी ए टेबल, वो क्या थी 9 माइनस 6, नहीं सॉरी 9 6 4 माइनस 6, यही थी। कल अब हमें दो कोफिशिएंट की टेबल जैसे पहले थी अलग से बनानी है, कैसे, बी की हेल्प से। हमारी बी की क्या थी वैल्यू 38 थी, और ए की वैल्यू क्या थी 9 4 6 माइनस 6 थी, और बी की क्या थी 38 थी। कुछ नहीं करेंगे हम, एक बनाएंगे मैट्रिक्स जिसमें हमने स्टार्टिंग वाले जो कॉलम है उसको चेंज कर देंगे, हम दूसरी मैट्रिक्स में सेकंड वाले कॉलम को चेंज, तो हमारे इससे दो अलग अलग मैट्रिक्स और आ जाएंगी। वन क्या हो जाएगा 30/8 6 माइनस 6, टू क्या आ जाएगा 9/4 30/8। तो हमने A1 के अंदर क्या किया, पहले कॉलम को चेंज कर दिया, 9 4 था उसकी जगह हमने क्या किया बी को ऐड कर दिया, 9 4 को हटा के बी रख दिया 30/8 -6 हो गया। सेकंड वाले उसमें A2 मैट्रिक्स में क्या किया, 6 माइनस 6 को हटा के 30/8 रख दिया, फर्स्ट कॉलम वैसे का वैसे रहने दिया 9/। दोनों डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे जैसे हमने पहले निकाला था, 30 इंटू -6 इंटू 8, दो ही टर्म है तो 30 इंटू -6 के 180 और -48 हो गया -228। सेम 9 8 जा 72, माइनस का साइन बीच में रहेगा ही, 30 4 तो 120, क्या आ गया -48 आ गया। डन, वैल्यू आ गई दो मैट्रिक्स के। पहला डिटर्मिनेंट क्या था, जो हमारे मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था वो कितना था, हमारे मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था वो था -78।
A1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आया -228 और A2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आया +48। अब कुछ नहीं करना है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, थोड़ा सा डिटर्मिनेंट निकालने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा डिटर्मिनेंट निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, आपके पास 3 डिटर्मिनेंट आ गए। जब हमने बी की वैल्यू फर्स्ट कॉलम में रखी उसका आ गया, जब हमने सेकंड कॉलम में रखी उसका आ गया, जब हमने मेन मैट्रिक्स को निकालना उसका डिटर्मिनेंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गए। पर एक्स की वैल्यू निकालनी है, कॉलम नंबर 1 में रखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था, उससे डिवाइड कर दो तो A1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया। तो कॉलम 1 में जो वैल्यू चेंज करके रखी थी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को मेन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सेम वाई के अंदर होगा, A2 के जो है डिटर्मिनेंट था A2 का, हमने कॉलम 2 में रखी थी बी की वैल्यू, जो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया था, उस डिटर्मिनेंट को मेन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आई 38/13, वाई की वैल्यू क्या आई 8/13। सेम पिछला रिजल्ट आया था एलिमिनेशन मेथड में, राइट। एक कम टर्म्स है इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि मैट्रिक्स हैप्पी हो गया, लेकिन अगर बहुत सारी इक्वेशंस होती कम से कम मान चलो 2 इक्वेशंस के, अगर आप 10-15 इक्वेशन होती तो मैं प्रेफर करता कि आप मैट्रिक्स मेथड करो, क्योंकि आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालने में टाइम लगता है एंड उसके बाद आपको डिवाइड करके वैल्यू निकालनी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे टफेस्ट और गुस्से वाला सेक्शन, भाई पढ़ा दो क्वेश्चन आंसर ना पूछ। पढ़ा दिया हमने, समझ लिया, क्वेश्चन आंसर पूछते छोड़ने का मन करता, कोई बात नहीं, फिर भी हम पूछेंगे। तो उसमें बता देता हूँ, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके ऑप्शंस होंगे, 10 सेकंड होंगे आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए, सर ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ऑप्शन बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ऑप्शन सी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। और अगला क्वेश्चन, in the elimination method for solving a pair of linear equation, what is the goal when adding or subtracting the equation। एलिमिनेशन मेथड में जब हम वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रहे 2 इक्वेशन में मैं बताया था आपको कि वैल्यूज ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो मेन मोटिव क्या होता है, मेन गोल क्या होता है, कि क्या फायदा होता है। ऑप्शन ए, मेक बोथ इक्वेशंस इक्वल, क्या दोनों इक्वेशन इक्वल कर देता है। एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल, क्या एक वेरिएबल को हटा देता है। क्रिएट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन, क्या उन दोनों इक्वेशन का प्रोडक्ट निकाल देता है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल्स, एक वेरिएबल रिमूव कर देता है, मार के भगा देता है। थर्ड क्वेश्चन, which method is suitable for solving a system of linear equations when there are 3 or more equations or more variables। कौन सा मेथड ही होता है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, जब वहां पे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने जब वहां पे ज्यादा इक्वेशन हो या फिर एक से ज्यादा वेरिएबल्स। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन सी मैट्रिक्स मेथड एंड ऑप्शन डी ग्राफिकल मेथड। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन मैट्रिक्स मेथड। Number 4, which method for solving a system of linear equations is particularly used for when you need an approximate solution quickly and don't require exact value। कौन सा मेथड बेस्ट मेथड होता है, तो हमें क्या करना हो, पता करना हो कि हमारा सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, और हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता करनी है, हमें पता करना है कि हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा।
क्विकली तुरंत सॉल्यूशन पता लग जाए और कि हाँ भाई इसका तो यही सॉल्यूशन हो सकता है, इतने सॉल्यूशन आएंगे, इसके इतने सॉल्यूशन आएंगे, इसके इतने आएंगे, बट हमें वैल्यू नहीं पता करनी है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऑप्शन बी एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन सी मैट्रिक्स मेथड, ऑप्शन डी ग्राफिकल मेथड। टाइम स्टार्ट्स। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ग्राफिकल मेथड। Number 5, if two linear equation represent parallel lines, how many solution does the system have? अगर दो लीनियर इक्वेशन पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस का ग्राफ फॉर्म करती है, उनके कितने सॉल्यूशंस आएंगे? ऑप्शन ए एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन। ऑप्शन बी इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कई सारे सॉल्यूशन। ऑप्शन सी जीरो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ऑप्शन डी टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, मतलब दो अलग अलग सॉल्यूशन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन जीरो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो कहीं मीट करेंगी ही नहीं। तो 6, which of the following pairs of equation represents sum with infinitely many solutions? Which of the following pair of equation, इनमें से कौन सा पेयर ऑफ इक्वेशन प्रेजेंट करेगा कई सारे सॉल्यूशन? आपको इक्वेशन दी जाएंगे दो पेयर की, आपको देख के बताना है कौन सा पेयर ये बताएगा कि इस इक्वेशन कई सारे सॉल्यूशन, इस पेयर ऑफ इक्वेशन सारे सॉल्यूशन। ऑप्शन ए 2x minus 3y equal to 6 for 1, and number 2 4x minus 6y equal to 12. Okay, for b 3x plus 2y equal to 7 for 1 3, and number 2 6x plus 4y is equal to 14. For c for 1 x plus 2y is equal to 5, and for 2 2x plus 4y is equal to 10. Then option D, equation 1, 5x minus 3y equal to 7, and equation 2, 10x minus 6y equal to 14. Time starts now. आपको बताना है कौन से पेयर ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। The right answer is option A, 2x minus 3y is equal to 6 and 4x minus 6y 12। क्योंकि रेशियोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a नॉट इक्वल टू c अपॉन 1। रेशियो इक्वल हो जाएगा। लाइट का थोड़ा सा कट लगा। हम पढ़ेंगे समरी। दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड फॉलोइंग। इसमें क्या क्या पढ़ा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़े और उसके मेथड पढ़े कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल और अलजेब्रिक। ग्राफिकल मेथड में हमने क्या पढ़ा? हमने दो इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशंस ली, a1 अपॉन x, a1 अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू अपॉन x प्लस b, 2 अपॉन y प्लस, तो आपने यहाँ रेड मार्क। हमने चेक किया ग्राफ की मदद से कि टेबल की मदद से इक्वेशन देखी कि अगर दो के दोनों के एक्स कोफिशिएंट के रेशियो और वाई के कोफिशिएंट के रेशियो अगर इक्वल नहीं है, एक ही सॉल्यूशन बनेगा, लाइन इंटरसेक्ट हो जाएगी। अगर तीनों रेशियोज, एक्स के कोफिशिएंट के रेशियोज, वाई के कोफिशिएंट के रेशियोज और करंट रेशियोज हैं इक्वल आएंगे तो लाइन कोफिशिएंट हो जाएगी, मतलब एक लाइन। अगर एक्स के कोफिशिएंट के रेशियो इक्वल टू वाई के कोफिशिएंट के रेशियो के और इक्वल टू नहीं है, अपॉन सी टू मतलब कांस्टेंट रेशियोज के, तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, सॉल्यूशन नहीं। थर्ड हमने क्या देखा? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़े, जो किसके पार्ट है? अलजेब्रिक मेथड की। और डिस्कशन में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स में। और मोर वीडियोस, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपको अलग अलग अपडेट्स चाहिए और भी ऐसी वीडियोस चाहिए, नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। क्लिक करिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट कीजिए।
फ्रॉम माई कार, थैंक यू माई साइड। हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक, ओके बाय बाय।